हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। डिबेंचर्स का मीनिंग क्या होता है, उसके फीचर्स, टाइप्स और शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि शेयर्स को इशू किया जाता है। इशू ऑफ शेयर्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे शेयर्स में प्रोस्पेक्टस को इशू किया जाता था, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती थी कि किस तरीके से शेयर्स को इशू किया गया, क्या रेट रहेगा उसका। तो इसी तरीके से डिबेंचर्स को इशू करने के लिए भी एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं कि मैच्योरिटी टाइम क्या होगा, किस टाइम पे पेमेंट किया जाएगा, इंटरेस्ट कितना परसेंटेज रहेगा, एप्लीकेशन पे कितना डिमांड है, अलॉटमेंट पे कितना है। तो इस तरह के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो इसमें मेंशन किए जाते हैं। अगर कंपनी चाहे तो पूरा अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन मनी के साथ ही कॉल कर सकती है, या फिर उसको इंस्टॉलमेंट्स में भी कॉल कर सकती है। अगर इंस्टॉलमेंट्स में कॉल करेगी तो कुछ पार्ट्स जो है वो एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, और बैलेंस जो है वो एक से ज़्यादा कॉल्स के ऊपर डिमांड कर सकती है। देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सेक्शन 39(1) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी जब तक अलॉटमेंट नहीं कर सकती किसी भी सिक्योरिटी के, जब तक उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला हो। और ये जो सब्सक्रिप्शन है वो प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है। कंपनीज एक्ट में मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो मेंशन नहीं किया गया है रिगार्डिंग डिबेंचर्स, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको मिनिमम 75% बताया है कि जब तक आपको इशू का 75% नहीं मिलता है तब तक आप उसको सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं डिबेंचर्स को। हम डिबेंचर्स को पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। जैसे शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, इस तरीके से डिबेंचर्स के ऊपर डिस्काउंट पे इशू करने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री करते टाइम और इशू ऑफ डिबेंचर्स की जर्नल एंट्री करते टाइम सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। जहाँ पे भी हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को ओपन किया था वहाँ पे अब हमें डिबेंचर्स अकाउंट को ओपन करना है, अदरवाइज इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए पढ़ते हैं एंट्रीज ऑफ ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। सबसे पहली एंट्री ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जितने भी परसेंटेज रेट का आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं, टू परसेंटेज डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10% डिबेंचर्स इशू किए तो टू 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है एंट्रीज में, सिर्फ हमने शेयर कैपिटल को रिप्लेस करना है डिबेंचर्स से। जहाँ पे भी देखेंगे शेयर वर्ड था वहाँ पे डिबेंचर वर्ड जो है वो आ रहा है। देन सेकेंड एंट्री रहेगी आपकी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की जनरल एंट्री रहेगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अगर आप एप्लीकेशंस आपके पास ज़्यादा आती हैं तो एप्लीकेशन मनी रिटर्न करने की एंट्री रहेगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट है, अगर आपने कोई प्रोरेटा किया हुआ है तो एक्सेस अमाउंट को यूटिलाइज करने की एंट्री रहेगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसे ही फिर हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। देन अलॉटमेंट मनी रिसीविंग की एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। फिर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, और डिबेंचर्स की जब रिसीविंग होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी तरीके से अगर आपने सेकंड कॉल को ड्यू करना है तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल आ जाएगा डिबेंचर्स सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। और जब आप रिसीविंग करेंगे सेकंड कॉल की तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स सेकंड कॉल, या अगर वो फाइनल कॉल है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। जैसा कि अभी हमने पढ़ा डिबेंचर्स को पार पे भी इशू किया जा सकता है, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी। तो अगर हम डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो क्या जनरल एंट्रीज रहेंगी? डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करने का मतलब है कि आप जो भी आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू है आप उससे ज़्यादा पे इशू कर रहे हो। जैसे अगर आपका डिबेंचर 100 रुपीज़ का है तो आप 100 रुपीज़ से ज़्यादा जो है वो चार्ज कर रहे हैं। आप 5 रुपीज़ भी चार्ज कर सकते हैं प्रीमियम का, 10 रुपीज़ भी चार्ज कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यहाँ पे जितना भी प्रीमियम आप चार्ज कर रहे हैं डिबेंचर्स पे वो आप एक अलग से अकाउंट ओपन करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, उसमें आप ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट है ये इन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या है, ये एक तरीके का कैपिटल प्रॉफिट होता है, ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, ये रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता। रिवेन्यू प्रॉफिट कौन सा होता है? जो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ से रन करते हैं।
जैसे आपने सेल परचेज किया गुड्स का, तो उससे आप कुछ अर्न कर रहे हैं, तो वो आपका रिवेन्यू प्रॉफिट है, यानी कि आपके रूटीन की एक्टिविटीज़ से। लेकिन अगर आप रूटीन से हट के कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और उससे आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आपका कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। तो फर्स्ट जो आप यूज़ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम का, वो यूज़ करेंगे फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो आपने कंपनी को बनाते टाइम कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए आप इस अकाउंट को यूज़ करेंगे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को। सेकंड, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, कमीशन पेड या डिस्काउंट अलाउड ऑन द इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। जब भी आप डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करते हैं, किसी भी सिक्योरिटी को आप डिस्काउंट पे इशू करते हैं या उसके कुछ एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, तो उन सभी को भी राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को यूज़ किया जाता है। देन थर्ड इज इशूइंग बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के शेयर होल्डर्स को अगर आपने बोनस शेयर्स इशू करने हैं तो भी आप इस फंड को यूज़ कर सकते हैं। देन फॉर प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। जब भी आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं या फिर आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं और उनके ऊपर अगर आपको कोई प्रीमियम पे करना है, तो उस प्रीमियम को पे करने के लिए भी आप यहाँ पे इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने खुद के शेयर्स को बाय बैक करना चाहते हो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम की जर्नल एंट्रीज। तो अगर आपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की सेम एंट्री रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अलॉटमेंट का जो ट्रांसफ़र करना है आपने वो उसका भी सेम रहेगा। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, या आपने एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र किया है यहाँ पे। देन डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन आई हुई है और आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है तो ये एंट्री करेंगे पैसे रिटर्न करने की। देन डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ये एक्सेस अमाउंट को यूटिलाइज करने की जर्नल एंट्री रहेगी। इसके बाद हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, और डिबेंचर्स में भी जो प्रीमियम है वो आपका अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप इसको अलॉटमेंट के साथ ही लेंगे। तो डिबेंचर्स अलॉटमेंट को ड्यू करने की जर्नल एंट्री क्या रहेगी? डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे डिबेंचर्स अकाउंट में फेस वैल्यू जाएगी और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जितना भी प्रीमियम आप ड्यू कर रहे हैं वो जाएगा। इसके बाद रिसीविंग की जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। फिर ऐसे ही फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, और उसकी रिसीविंग करेंगे जब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। नाउ एंट्रीज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। अगर आप अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो जर्नल एंट्रीज क्या रहेंगी? डिस्काउंट पे इशू करना क्या होता है? जब भी आप अपने डिबेंचर को फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे इशू करते हैं तो उसको बोलते हैं कि आपने अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया। फॉर एग्जांपल, अगर आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है लेकिन आप इसको 95 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप इसके ऊपर 5 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या है? ये कैपिटल लॉस है। जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम एक कैपिटल गेन था, ऐसे ही डिस्काउंट अगर आप दे रहे हैं इसके ऊपर तो ये क्या है? कैपिटल लॉस है। तो इसीलिए ये उसी साल जिस साल में आप इसको इशू कर रहे हैं उसी साल में राइट ऑफ हो जाना चाहिए। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ किस तरीके से करेंगे हम? ये आप सबसे पहले सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट से राइट ऑफ करोगे अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस है तो। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो सेकंड नंबर पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ किया जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगी राइट ऑफ करने की? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अगर आपके पास ये अकाउंट है तो। अगर ये अकाउंट आपके पास नहीं है तो सेकंड आप करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट जो है वो एक लॉस है तो इसीलिए ये बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। डेबिट करेंगे हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को। तो डिस्काउंट अभी हमने पढ़ा था, ये क्या है? कैपिटल लॉस है। डिस्काउंट जब तक क्वेश्चन में क्लियरली नहीं कहा जाता कि कहाँ अलाउ करना है तो हम इसको अलॉटमेंट पे ही अलाउ करेंगे। अभी हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। इससे पहले एक बार जर्नल एंट्रीज को समझ लेते हैं अच्छे से। अब जनरल एंट्रीज है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपने किसी से एसेट परचेज किया है, किसी प्रमोटर को आप पेमेंट कर रहे हो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट की, या फिर आपने कोई रनिंग बिजनेस परचेज किया है, तो उसके कंसिडरेशन में जब आप पेमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स तो आप क्या जनरल एंट्री करेंगे? तो सबसे पहला केस है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को जब भी आप पेमेंट करेंगे तो उसके लिए जनरल एंट्री रहेगी
सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट हम डाल देंगे। तो कॉस्ट ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन जो है वो पेबल हो जाएगी आपकी टू द प्रमोटर्स। और फिर जब आप उसको डिबेंचर्स इशू करेंगे तो उस टाइम पे जनरल एंट्री होगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। जितने भी डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं उसका नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कितने रुपए का आपने प्रमोटर को दिया है ये आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से ये सारी जर्नल एंट्रीज इशू ऑफ शेयर्स के जैसी ही हैं। देन इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में सेकंड केस है, अगर आप अंडर राइटर को पेमेंट करते हैं तो सेम ऐसे ही जैसे शेयर्स में हमने किया था। तो पहली एंट्री किस चीज़ की हो जाएगी, ऑन मेकिंग कमीशन पेएबल। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट, कमीशन हमने ड्यू कर दिया। इसके बाद इसको पेमेंट करेंगे डिबेंचर्स की फॉर्म में, तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। और यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स आप कितने इशू कर रहे हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। देन अगर आप कोई रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो उस टाइम पे क्या एंट्री करेंगे आप, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। और अगर आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट में आ रहा है तो गुडविल अकाउंट जाएगा बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ पे टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट में जितना भी आपका परचेज कंसिडरेशन है वो परचेज कंसिडरेशन आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपका परचेज कंसिडरेशन ये जो क्रेडिट साइड है वो कम रहती है, डेबिट साइड ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। जब इसका हम टोटल करके देखते हैं इन दोनों आइटम्स का तो यहाँ पे ये टोटल एसेट्स से कम रहता है तो हमें बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्रेडिट में लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जब आप इस पे डिबेंचर्स इशू करेंगे उस टाइम पे क्या जर्नल एंट्री रहेगी, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड वेंडर्स एट पार। जब आप पार पे इशू करते हो यानी कि अगर 10 रुपये का डिबेंचर है और आप उसको 10 रुपये पे ही इशू कर रहे हो तो यहाँ पे एंट्री रहेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। और व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, जब आप प्रीमियम पे इशू करोगे तो जनरल एंट्री रहेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे हमेशा वेंडर के अकाउंट में सिर्फ उतना ही पैसा जाएगा जितना आपने उसको पे करना है। अब क्योंकि डिबेंचर्स जो है वो डिस्काउंट पे भी इशू किए जा सकते हैं तो डिस्काउंट पे अगर हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री रहेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर्स अकाउंट। कर लेते हैं। गोविंद लिमिटेड इशूड 5000 डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स इशू किए। 12% क्या है यहाँ पे, 12% इंटरेस्ट है डिबेंचर्स का ऑफ ₹100 ईच। एप्लीकेशन पे 20 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 20 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल पे 30 रुपीज़। पब्लिक ने 6000 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया। एप्लीकेशंस जो है वो 4500 डिबेंचर्स की हमने एक्सेप्ट कर ली इन फुल। यानी कि अगर हम अलॉटमेंट स्कीम बनाएं तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे अलॉटमेंट लिख लेते हैं। हमारे पास टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई हैं, 6000 एप्लीकेशंस आई हैं। और हमें अलॉटमेंट कितना करना है, 5000 डिबेंचर्स का अलॉटमेंट करना है। 4500 एप्लीकेशंस हमने फुल्ली अलॉट कर दिए तो यहाँ पे इनके ऊपर फुल अलॉटमेंट हो गया। देन एप्लीकेशंस ऑफ 800 डिबेंचर्स वर अलॉटेड 500 डिबेंचर्स। जिनको 800 डिबेंचर्स दिए के लिए अप्लाई किया जिन्होंने, उनको 500 डिबेंचर्स हमने अलॉट किए हैं। और 700 डिबेंचर्स जो है वो हमने रिजेक्ट कर दिए। यानी कि यहाँ पे जो 700 डिबेंचर्स हैं उसके लिए कोई अलॉटमेंट नहीं हुई, वो निल है। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड्स अलॉटमेंट। जितना एक्स्ट्रा पैसा आया वो कभी कहाँ यूज़ किया, अलॉटमेंट के लिए। तो एक्स्ट्रा पैसा किन का आया था, 800 एप्लीकेशंस जिनको आपने अलॉटमेंट की थी 500 की। 800 शेयर्स के ऊपर 500 की अगर आप अलॉटमेंट कर रहे हैं तो कितने शेयर्स का डिफरेंस हो गया, 300 शेयर्स का। 300 शेयर्स पे आपको एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा मिल रही है, यानी कि 20 रुपीज़ आपके पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं। कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गए, 6000 रुपीज़। जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है ये मान के कि हमें सारा पैसा रिसीव हो गया एक्सेप्ट फाइनल कॉल्स ऑन 200 डिबेंचर्स। तो अब जर्नल एंट्रीज करते हैं। जर्नल एंट्रीज में पहली जर्नल एंट्री करेंगे हम एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। एप्लीकेशंस हमें कितनी रिसीव हुई हैं, टोटल 6000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। तो 6000 एप्लीकेशंस पे 20 रुपीज़ यानी कि 6000 मल्टीप्लाई बाई 20, 1,20,000 हो गए। जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। इसके बाद इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट में। 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हमें 1,20,000 रुपीज़ मिले टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। हमने अलॉटमेंट कितने डिबेंचर्स की है, 5000 डिबेंचर्स की। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 20, 5 लाख रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ हो गया। इसके बाद
अलॉटमेंट में हमने कितना ट्रांसफ़र किया एक्सेस मनी। एक्सेस मनी अभी हमने कैलकुलेट किया था 800 पे 500 का प्रोरेटा हुआ है, यानी कि 300 शेयर्स आपके पास एक्स्ट्रा आए हैं, जिसके ऊपर 20 रुपीज़ आपको मिल रहा है, यानी कि 6000 रुपीज़ आपके पास एक्स्ट्रा है। और 700 शेयर डिबेंचर्स का पैसा आपने रिटर्न कर दिया, तो टू बैंक हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स का पैसा वापस कर देंगे। 700 मल्टीप्लाई बाय 20, ये कितना हो गया 14,000 रुपीज़। इसके बाद अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट 5000 शेयर्स के ऊपर ड्यू होगी। 20 रुपीज़ की अलॉटमेंट थी, यानी कि 1 लाख रुपीज़ जो है वो ड्यू हो जाएंगे। 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। फिर अलॉटमेंट की रिसीविंग होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे हमारे पास कितना मनी रिसीव होगा, 1 लाख रुपीज़ तो यहाँ पे है हमारे पास, और 6000 रुपीज़ का हमने क्या किया था, एक्सेस मनी रिसीव किया था। तो 1 लाख में से 6000 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, 94,000 रुपीज़ आ गया। वो 94,000 रुपीज़ हम यहाँ पे रिसीव कर लेंगे, क्योंकि हमें सारा पैसा रिसीव हो रहा था यहाँ पे। इसके बाद ऐसे ही फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पे 5000 डिबेंचर्स के ऊपर हमें 30 रुपीज़ ड्यू करने हैं फर्स्ट कॉल के, तो 1,50,000 ड्यू हो जाएंगे। सारा अमाउंट हमें मिल गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो 1,50,000 रुपीज़ की रिसीविंग हो जाएगी। इसके बाद सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे। सेकंड कॉल को ड्यू की जर्नल एंट्री रहेगी 12% डिबेंचर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। सेकंड कॉल भी 5000 शेयर्स के ऊपर ड्यू करेंगे हम 30 रुपीज़, यानी कि 1,50,000 रुपीज़ जो है वो ड्यू हो जाएंगे हमारे। अब यहाँ पे हमें 200 डिबेंचर्स का पैसा नहीं मिला था फाइनल कॉल का, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपीज़, यानी कि 6000 रुपीज़ जो है मुझे फाइनल कॉल के नहीं मिले हैं। तो 1,50,000 में से 6000 रुपीज़ हम माइनस कर लेंगे, 1,44,000 रुपीज़ की रिसीविंग हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लिमिटेड ने 20,000 डिबेंचर्स ऑफर किए। 10% डिबेंचर्स है, 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर्स है, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं 10% प्रीमियम, यानी कि 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है। 100 रुपीज़ का 10% हम कर लेंगे, यानी कि हमारा जो प्रीमियम है वो कितने रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का है। इसके बाद 40 रुपीज़ हमें एप्लीकेशन पे कॉल करने हैं, जिसमें से इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी कि एप्लीकेशन को अगर हम राइट करें तो एप्लीकेशन पे 30 रुपीज़ तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होंगे, और 10 रुपीज़ हमें प्रीमियम के रिसीव होंगे, और बैलेंस जितना भी है वो सारा अलॉटमेंट पे रिसीव करना है। तो हमारा एक शेयर कितने रुपीज़ का था, 100 रुपीज़ का। 100 में से 30 की फेस वैल्यू हमें यहाँ रिसीव हो गई, तो बच गई कितनी, 70 रुपीज़। बट एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड 30,000, हमें एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई हैं, 30,000। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसी पे पूरे के ऊपर प्रोरेटा लगा रहे हैं, तो 20,000 हो गया। तो 10,000 शेयर्स जो हैं, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें तो इसके ऊपर मेरे पास एक्स्ट्रा मनी आई हुई है 40 रुपीज़, क्योंकि एप्लीकेशन पे 40 रुपीज़ हमने मंगवाए थे। तो टोटल कितना हो गया, 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपीज़ की एक्स्ट्रा मनी है जो आगे अलॉटमेंट पे यूज़ करेंगे। अब एक बार अलॉटमेंट का भी देख लेते हैं, कितने रुपीज़ मंगवाने हैं। अलॉटमेंट 20,000 शेयर्स पे करेंगे, और 70 रुपीज़ का अलॉटमेंट मनी ड्यू है, यानी कि 14 लाख रुपीज़ जो है वो हमें अलॉटमेंट के ऊपर मंगवाने हैं। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज़ कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज़ में सबसे पहली एंट्री रहेगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। 30,000 डिबेंचर्स इशू किए थे हमने, 30,000 डिबेंचर्स पे 40 रुपीज़ की रिसीविंग हुई, यानी कि 12 लाख रुपीज़ हमें यहाँ पे रिसीव हो गए। अब इस 12 लाख को ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने की एंट्री रहेगी, ये ट्रांसफ़र की एंट्री है। 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 लाख टू डिबेंचर्स अकाउंट में 6 लाख रुपीज़ गए। किस तरीके से, 20,000 डिबेंचर्स अलॉट करने हैं हमें, और 30 रुपीज़ की एप्लीकेशन के ऊपर फेस वैल्यू थी। देन 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख रुपीज़। अलॉटमेंट में हमारे एक्स्ट्रा मनी यूज़ हो गई है, कितने, 20,000 के डिबेंचर्स को हमने प्रोरेटा किया था कितने के ऊपर, 30,000 के ऊपर, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना था, 10,000 रुपीज़। और आपको एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हो रही थी, 40 रुपीज़। तो इस तरीके से ये कितना हो गया, 4 लाख रुपीज़। देन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 डिबेंचर्स के ऊपर हम यूज़ करेंगे। कितने रुपीज़ का प्रीमियम था, 10 रुपीज़ का, तो ये 2 लाख रुपीज़ हो गए। अब अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। 10% अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। 14 लाख की आपकी ड्यू हो जाएगी, क्योंकि 70 रुपीज़ का आपका अलॉटमेंट बन रहा था, और 20,000 शेयर डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं। देन डिबेंचर्स के अलॉटमेंट अमाउंट को रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे 14 लाख आपने ड्यू किए थे, 4 लाख जो है वो आपके पास एक्सेस पहले ही आया हुआ था, तो यहाँ पे कितने बच गए, 10 लाख रुपीज़ की रिसीविंग हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्या लिमिटेड इशूड 2500 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट। अब यहाँ पे हमने डिस्काउंट पे इशू किए, 10% का डिस्काउंट दिए, हमेशा फेस वैल्यू पे ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो 100 रुपीज़ का आपका डिबेंचर है, 10% आपने डिस्काउंट दिया, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं हम? 10 रुपीज़ का, यानी कि 100 रुपीज़ का डिबेंचर आप कितने रुपये में इशू कर रहे हो? 90 रुपीज़ में। 25 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 25 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, और बैलेंस जितना भी बच गया वो सारा आपने किस पे कॉल कर लिया? फर्स्ट कॉल के ऊपर। तो 25 + 25 50 रुपीज़ हो गए। 50 रुपीज़ आपने 90 रुपीज़ कॉल करने हैं, तो 50 रुपीज़ इसमें से माइनस कर लेंगे, तो कितना बच गया हमारा? 40 रुपीज़ आ गया। तो यानी कि फर्स्ट कॉल जो है वो हमारे कितने की है? 40 रुपीज़ की है। यहाँ पे हम 100 में से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हम कितने में इशू कर रहे हैं? 90 में इशू कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ 90 रुपीज़ ही कॉल करने हैं। 10 का हमने डिस्काउंट दिया है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 2000। अब ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, आपने इशू 2500 करने थे, लेकिन आपको एप्लीकेशंस कितनी मिली है? 2000 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन मिली है। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारी की सारी मनी आपको रिसीव होगी, और एक्सपेंसेस हुए हैं डिबेंचर्स को इशू करने में 10,000 रुपीज़ के, जो हमें राइट ऑफ करने हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली जर्नल एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की रहेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। 2000 एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई थी और 25 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी था, तो टोटल हमें 50,000 रुपीज़ रिसीव हो गए। देन एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे। 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। सारा का सारा एप्लीकेशन मनी आपका डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। 15% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा 10 रुपीज़ का डिस्काउंट था, तो 2000 शेयर्स 2000 डिबेंचर्स के ऊपर 10 रुपीज़ का आपका डिस्काउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, और 2000 डिबेंचर्स के ऊपर 25 रुपीज़ हमारा अलॉटमेंट बनी था, तो वो 50,000 रुपीज़ यहाँ पे ड्यू कर देंगे। फिर सारा पैसा हमें रिसीव हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट। 50,000 रुपीज़ हमें यहाँ पे डिबेंचर्स के अलॉटमेंट मनी के रिसीव हो गए। इसके बाद फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल हमारा बैलेंस अमाउंट था, तो 50 रुपीज़ जो है वो हमें अभी तक मिल चुके हैं। टोटल हमने कितने कॉल करने हैं? 90 रुपीज़ कॉल करने हैं, तो बच गए कितने? 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ की हमारी क्या रहेगी? फर्स्ट कॉल रहेगी। तो फर्स्ट कॉल 2000 डिबेंचर्स के ऊपर 40 रुपीज़, यानी कि 80,000 रुपीज़ हो गए, ये हमने ड्यू कर दिए। फिर इसकी रिसीविंग हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, जो कि हमारा 20,000 रुपीज़ था, और शेयर इशू एक्सपेंसेस गिवन थे हमें 10,000 रुपीज़, वो हम राइट ऑफ कर देंगे। ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को मेंशन नहीं किया गया। अगर हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट होता तो हम सबसे पहले इससे राइट ऑफ करते। अगर उसके बाद कुछ पैसा बच गया है राइट ऑफ करने के लिए, तो वो हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेते। अब ये केस है, अगर आपका सारा का सारा पैसा एक ही बार में कंपनी ले लेती है डिबेंचर्स पे, तो किस तरीके से रहेगा? जैसे यहाँ पे कंपनी ने इशू किए 8,009% डिबेंचर्स, 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट है, यानी कि 10 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया 100 पे। फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 9,000 डिबेंचर्स, तो यहाँ पे आपके ओवर सब्सक्रिप्शन है। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोरेटा बेसिस, अलॉटमेंट आपका प्रोरेटा बेसिस पे हुआ है। तो इसका मतलब 9,000 डिबेंचर्स के लिए जो एप्लीकेशंस आई हैं, उसको आपने कितने डिबेंचर्स इशू किए? 8,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो 1,000 डिबेंचर्स का पैसा आपके पास एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री करते हैं। हमने 9,000 डिबेंचर्स इशू किए, 90 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, सारा का सारा पैसा हमने एक ही बार में कॉल किया है। तो जब भी हम सारा पैसा एक ही बार में कॉल करते हैं, तो हम एक कंबाइंड अकाउंट बनाते हैं, जिसका नाम होता है डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन कर देंगे साथ में? एंड अलॉटमेंट अकाउंट मेंशन करेंगे। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउट। और ये 9,000 डिबेंचर्स पे 90 रुपीज़, यानी कि 8,10,000 रुपीज़ जो है वो आपके यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसी तरीके से आप नेक्स्ट एंट्री करोगे इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की। 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये 8,10,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुए थे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 80,000 रुपीज़ आ जाएंगे। 80,000 कैसे आ गए? ये आपके पास 8,000 की डिबेंचर्स हैं जो आपने अलॉट करने, और 10 रुपीज़ का आपका डिस्काउंट है जो आपने दिया था।
इसके बाद 9% डिबेंचर्स अकाउंट 8 लाख रुपीज़ हो गए, क्योंकि 8000 डिबेंचर्स है और 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। डिबेंचर्स अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाती है टू बैंक। जो भी एक्सेस अमाउंट हमारे पास आया हुआ था वो हम रिटर्न कर देंगे। एक्सेस अमाउंट हमारे पास कितना आया हुआ था, 1000 डिबेंचर्स पे एक्स्ट्रा था, क्योंकि 9000 अप्लीकेशंस रिसीव हुई थी और हमने अलॉटमेंट 8000 की करनी थी। और आपने सारा का सारा पैसा एक ही बार में मांग लिया था, यानी कि 90 रुपीज़ हमारे पास आए हुए हैं, तो 90,000 रुपीज़ ये आ जाएंगे। बस यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक कंबाइन अकाउंट ओपन करना है जब आप पैसा एक साथ मांगते हैं। तो इसके लिए कंबाइन अकाउंट कौन सा ओपन करेंगे हम, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आएगा इन दोनों जगह पे। इसके बाद हमारे पास डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हम इमीडिएटली राइट ऑफ करते हैं उसी ईयर में। तो यहाँ पे भी सिक्योरिटीज़ में कोई हमारे पास पैसा नहीं है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में, तो कहाँ से राइट ऑफ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 80,000 रुपीज़ हमने राइट ऑफ कर दिए। कंसिडरेशन अदर देन कैश का, यहाँ पे एक कंपनी ने एसेट परचेज की जिसकी बुक वैल्यू 9,90,000 रुपीज़ है किसी कंपनी से, और ये एग्री हुआ कि परचेज कंसिडरेशन जो है वो 11% डिबेंचर्स को दे के किया जाएगा। 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है। और यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस गिवन है कि अगर आप पार पे इशू करते हो डिबेंचर्स को, प्रीमियम पे देते हो या फिर डिस्काउंट पे देते हो, तो इसकी जर्नल एंट्रीज हम करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी रहेगी एसेट को परचेज करने की, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। इसके बाद तीनों केसेस हम 1 बाय 1 करेंगे। अगर आप पार पे डिबेंचर्स को देते हो तो उस केस में क्या होगा, आपने टोटल अमाउंट कितना देना है, 9,90,000 रुपीज़ देने हैं। 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है। अगर आप पार पे इशू करेंगे तो कंसिडरेशन वैल्यू को अगर आप रेट ऑफ डिबेंचर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे 9,900 डिबेंचर्स जो है वो हमने इशू किए। और जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट 9,90,000 रुपीज़। इसके बाद सेकंड केस है हमारा प्रीमियम का। तो प्रीमियम में भी हमें सबसे पहले क्या करना है, परचेज कंसिडरेशन लिख लेना है, 9,90,000 रुपीज़ का है और हमने प्रीमियम कितना दिया है इसके ऊपर, 10 रुपीज़ का। तो हमारा जो डिबेंचर है उसका रेट कितना हो गया, 110 रुपीज़ हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितने डिबेंचर्स आ गए, 9,000 डिबेंचर्स। तो 9,000 डिबेंचर्स को जब हम देंगे तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। डिबेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, तो 9,000 डिबेंचर्स हमने दिए, 100 रुपीज़ का डिबेंचर है तो 9 लाख रुपीज़ यहाँ आ गए। इसके बाद 9,000 डिबेंचर्स हमने दिए, 10 रुपीज़ का प्रीमियम है तो 90,000 इसमें आ जाएंगे। टोटल कितना हो गया, 9,90,000, और वेंडर को हमें 9,90,000 ही पे करने थे। इसके बाद नेक्स्ट केस आ जाता है हमारे पास डिस्काउंट का। डिस्काउंट में क्या रहेगा, ये आपको कितने का कंसिडरेशन देना है, 9,90,000 का कंसिडरेशन देना है। और डिबेंचर्स का यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना गिवन है, 10% का डिस्काउंट गिवन है। तो 100 रुपीज़ के ऊपर जब हम 10% निकालेंगे तो कितने रुपए हो गया, 10 रुपीज़ हो गया। यानी कि 100 में से 10 रुपीज़ माइनस करके हमारा जो शेयर है वो कितने का हो गया, 90 रुपीज़ का। तो रेट ऑफ डिबेंचर से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, सॉरी डिबेंचर है शेयर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितने डिबेंचर्स आ गए, 11,000 डिबेंचर्स हमने इसको इशू करने हैं। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। फिर से डिबेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, तो आपने 11,000 डिबेंचर्स इशू किए, 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है आपका। देन वेंडर को आपको कितने पेमेंट करनी है, 9,90,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। और डिस्काउंट में कितना जाएगा, 11,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज़ आपने डिस्काउंट दिया है, तो 1,10,000 रुपीज़ आपके यहाँ चले जाएंगे। और जैसे ही आपका डिस्काउंट अकाउंट ओपन होता है हमेशा इसको राइट ऑफ करना होता है, सबसे पहले सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट से, और अगर वो आपके पास नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको राइट ऑफ कर देंगे, सिक्योरिटीज़ एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जब भी कंपनी लोन लेती है तो दूसरी पार्टी को एक सिक्योरिटी देती है, जिसमें दो टाइप की सिक्योरिटीज़ हम कह सकते हैं, एक प्राइमरी सिक्योरिटी, एक सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो डिबेंचर्स को एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी, तो उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कोलेटरल सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग जो डिबेंचर्स दिए जाते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो अलाउ नहीं किया जाता। इस पर सिर्फ जो फाइनल पेमेंट है वो की जाएगी लोन की,
यानी कि आप सिर्फ लोन के ऊपर इंटरेस्ट ले सकते हैं, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं होता। लेकिन अगर आप लोन की पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस टाइम पे बैंक जो है वो इन डिबेंचर्स का राइट जो है वो क्लेम कर लेता है, यानी कि वो इन डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग अपने पेमेंट वापस ले सकता है। कोलेटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम डिबेंचर्स को इशू करने की कोई एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि ये रियलिटी में इशू नहीं किए जाते, ये एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दिए जाते हैं। इसमें सिर्फ एक लोन लेने की एंट्री होती है जो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट करेंगे, और इसमें नरेशन में आप यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कि कितने डिबेंचर्स आपने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए। जो सेकंड मेथड है, इस मेथड में एंट्री फॉर इशूइंग डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी को भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसमें दो जनरल एंट्रीज होंगी। पहली जनरल एंट्री लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और दूसरी जनरल एंट्री होगी कोलेटरल सिक्योरिटी देने की, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। इसको बैलेंस शीट में किस तरीके से शो किया जाता है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को शो किया जाएगा एज अ डिडक्शन फ्रॉम डिबेंचर्स अकाउंट। जो भी डिबेंचर्स जितने भी टोटल आपके पास है उसमें से हम इनको डिबेंचर सस्पेंस को डिडक्ट करके दिखाएंगे, और फिर इसको जब हम पेमेंट कर देंगे तो ये दोनों ही एंट्रीज रिवर्स हो जाएंगी। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंपनी हैड 10 लाख 12% debentures outstanding as on 1st April 2021. During the year, company took a loan of 2 lakh rupees from the bank State Bank of India. तो कंपनी के पास 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स पहले से हैं और कंपनी ने एक लोन ले लिया 2 लाख रुपीज़ का, फॉर विच द कंपनी प्लेस द बैंक डिबेंचर्स, और इसके लिए कंपनी ने 2 लाख रुपीज़ के कोलेटरल सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करी है। हमें जर्नल एंट्रीज करनी है और बैंक लोन को बैलेंस शीट में भी शो करना है। तो अगर हम इसको फर्स्ट मेथड से करेंगे तो फर्स्ट मेथड से एक ही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 2 लाख रुपीज़ लोन टेकन फ्रॉम बैंक एंड ₹2,50,000 डिबेंचर्स जो है वो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दे दी। तो ये हमने नीचे ब्रैकेट में शो करना है, इसके लिए फर्स्ट मेथड में कोई सेपरेट एंट्री नहीं होगी। बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करेंगे, पहले नोट्स टू अकाउंट देख लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट में 12% डिबेंचर्स, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि इन एडिशन ऑफ दस डिबेंचर्स 2,50,000 के एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी भी दिए हुए हैं, और यहाँ फाइनली 10 लाख रुपीज़ के जो डिबेंचर्स हैं हमारे वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और बैंक लोन में भी यहाँ पे ब्रैकेट में हम कोलेटरल सिक्योरिटी मेंशन करेंगे 2,50,000 डिबेंचर्स की, और बैंक लोन हमने 2 लाख का लिया है, इसका टोटल हो जाएगा 12 लाख रुपीज़। ये 12 लाख रुपीज़ आप यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में शो करेंगे। अगर सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड में बैंक अकाउंट डेबिट और टू लोन अकाउंट 2 लाख रुपीज़ की एंट्री हो जाएगी, साथ में इशू करने की एंट्री हो जाएगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट 2,50,000। इसको शो किस तरीके से करेंगे, 12% डिबेंचर्स यहाँ पे हम टोटल शो करेंगे। 10 लाख डिबेंचर्स हमारे पास पहले थे 10 लाख रुपीज़ के, और 2,50,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स हमने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दिए, तो टोटल हो गए 12,50,000। इसमें से लेस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस 2,50,000 के, तो फाइनली हमारे पास 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स हैं। बैंक लोन 2 लाख रुपीज़ का है, नीचे ब्रैकेट में शो कर देंगे कि 2,50,000 एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी हमने दिया हुआ है। टोटल 12 लाख जो है वो यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर हमारे शो हो जाएंगे। अब है केसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, जब हमें कंसिडर करना है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन, यानी कि रिडम्पशन की टर्म्स को देखते हुए आपने इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री करनी है। तो इसमें 6 केसेस है। फर्स्ट केस है डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट पार। तो जब भी पार पे रिडीमेबल होंगे तो उस समय पे नॉर्मल एंट्रीज रहेंगी आपकी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, 100 रुपीज़ का डिबेंचर था, आपको एप्लीकेशन पे पूरा पैसा रिसीव हो गया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा कंबाइन अकाउंट ओपन कर लेंगे। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट कंप्लीट 100 रुपीज़ यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, और रिडम्पशन के टाइम की एंट्री रहेगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ये हमने होल्डर के अकाउंट में पैसा ड्यू कर दिया, और फिर पेमेंट करते टाइम डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 रुपीज़ की पेमेंट हो जाएगी। सेकेंड केस है जब आपने डिबेंचर्स को इशू किया है डिस्काउंट पे, लेकिन रिडम्पशन अभी भी पार पे कर रहे हैं हम, तो 100 रुपीज़ का डिबेंचर है जो आपने 95 रुपीज़ का इशू किया और रिडीम करना है 100 पे। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि 95 पे कर रहे हैं तो बैंक में हमारे पास 95 रुपीज़ रिसीव हो जाएंगे। देन डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को हम डेबिट कर देंगे टू डिबेंचर्स अकाउंट। 95 रुपीज़ हम ट्रांसफर कर रहे हैं, 5 रुपीज़ साथ में डिस्काउंट के मेंशन होंगे, और डिबेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू जाती है तो यहाँ पे 100 रुपीज़ आ जाएंगे। रिडम्पशन की जनरल एंट्री रहेगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, क्योंकि आप 100 पे पार पे ही रिडीम कर रहे हैं।
तो 100 रुपीज़ हमने ड्यू कर दिए, देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 रुपीज़ की पेमेंट हो जाएगी। थर्ड केस है जब आपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया है लेकिन रिडम्पशन अभी भी पार पे हो रहे हैं, यानी कि 100 रुपीज़ का शेयर आप 105 में कर रहे हैं इशू, लेकिन रिडीम कर रहे हैं 100 पे। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपको 105 रुपीज़ रिसीव हो जाएंगे। इस 105 को ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में फेस वैल्यू जाएगी 100 रुपीज़ और सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट चला जाएगा 5 रुपीज़। इसके बाद रिडम्पशन की एंट्री रहेगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 100 रुपीज़ यहाँ पे इसमें डाल देंगे, ड्यू कर देंगे। देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 रुपीज़ की पेमेंट हो जाएगी। देन फोर्थ केस है डिबेंचर्स को जब आपने पार पे इशू किया लेकिन यहाँ पे रिडम्पशन जो है वो रिडम्पशन आपका प्रीमियम पे हो रहा है, तो यहाँ पे ये केस समझने वाला है। 100 रुपीज़ आपके इशू कर रहे हैं आप 100 रुपीज़ पे पार पे, लेकिन रिडम्पशन कितने पे हो रहा है 105 पे हो रहा है, यानी कि इशू करते टाइम ही हमें ये पता है कि हम 100 रुपीज़ इससे ले रहे हैं लेकिन हम वापस कितने करेंगे 105 करेंगे, तो इसका मतलब 5 रुपीज़ का हमें लॉस हो रहा है। तो जब जर्नल एंट्री करेंगे सबसे पहले रिसीविंग की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, आपको 100 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं तो 100 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इसको ट्रांसफ़र करेंगे 100 रुपीज़ को, साथ में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू रहती है और ये किस वजह से लॉस हो रहा है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 5 रुपीज़ का यहाँ पे हम इसको क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद रिडम्पशन की एंट्री करेंगे। रिडम्पशन में डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट जो आपने यहाँ पे क्रेडिट किया था अब ये यहाँ पे डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, तो 105 रुपीज़ डिबेंचर होल्डर को ड्यू कर दिए। देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 105 की पेमेंट हो जाएगी। इसी तरीके से व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, लेकिन रिडीमेबल आप कब कर रहे हो, प्रीमियम पे ही कर रहे हो, तो 100 रुपये का शेयर आप 98 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं और रिडीम कर रहे हैं 105 पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपको 98 रुपीज़ रिसीव होंगे। इस 98 रुपीज़ को ट्रांसफ़र करने की जर्नल एंट्री डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 7 रुपीज़ से। 7 रुपीज़ से कैसे लॉस हुआ, 2 रुपीज़ आपको इशू करते टाइम लॉस हुआ क्योंकि आपने डिस्काउंट पे इशू किए, प्लस 5 रुपीज़ जो है वो आप प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो यानी कि टोटल आपको 7 रुपीज़ का लॉस हो गया, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा टू डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाती है 100 रुपीज़ की और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आपका 5 रुपीज़ है, तो वो यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद रिडम्पशन की एंट्रीज रहेंगी। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 5 रुपीज़ हम दे रहे हैं रिडम्पशन के, डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में 105 ट्रांसफ़र करेंगे, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 105 रुपीज़ का पेमेंट हो जाएगा। लास्ट केस है जब डिबेंचर्स को हम प्रीमियम पे इशू करते हैं और रिडीम भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इस केस में 100 रुपये का डिबेंचर है लेकिन आपने कितने में इशू किया 106 में इशू किया और रिडीमेबल एट 110, तो 100 रुपीज़ का शेयर है लेकिन आप उसको रिडीम कितने पे कर रहे हैं 110 पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लॉस को कंपेयर करने कैलकुलेट करने के लिए फेस वैल्यू से चेक करेंगे, तो 100 रुपीज़ का शेयर पे अगर आप 110 की पेमेंट दे रहे हो तो इसका मतलब 10 रुपीज़ का आपको लॉस हो रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, मुझे 106 रुपीज़ मिल रहे हैं इशू के टाइम पे, इस 106 को ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में कितना जाएगा 10 रुपीज़ जो अभी कैलकुलेट करके बताया, टू डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू जाती है तो 100 रुपीज़, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम में इशू करते टाइम जितना प्रीमियम आपने लिया वो जाएगा। देन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन पे आप कितना प्रीमियम देंगे 10 रुपीज़ का, वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद रिडम्पशन की एंट्री रहेंगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, तो 100 रुपीज़ का शेयर था, 10 रुपीज़ आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, 110 रुपीज़ का अमाउंट डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 110 रुपीज़ की पेमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा एक फिक्स रेट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है जो कि नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि डिबेंचर की फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। डिबेंचर पे इंटरेस्ट आप क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी पे कर सकते हैं, ये आपके टर्म ऑफ इशू में मेंशन होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमेशा प्रीफिक्स होती है डिबेंचर के सामने, यानी कि जैसे 8% डिबेंचर्स हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% है। नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की बात करें तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि कंपनी में चाहे लॉस हो या फिर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, ये आपको पे करने पड़ेंगे।
यहाँ पे दो टर्म्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, यानी कि कंपनी अगर इंटरेस्ट पे करती है हाफ ईयरली तो 30 जून से 31 दिसंबर तक की अगर हम बात करें तो वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 को इफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड 31 दिसंबर 2022 ये अनपेड रह जाता है तो इसको क्या कहेंगे, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एंड ड्यू कहेंगे। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम मैं यहाँ पे लिख दूँ 2023 और ये 2024 पे जाके ख़त्म हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ 31 दिसंबर 2023 तो इस डेट पे जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ था, मान लो वो इंटरेस्ट अगर आपने 31 मार्च 2024 तक पे नहीं किया है तो वो कौन सा इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। इसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, बट नॉट ड्यू मतलब 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 2024 तक की अगर मैं बात करूं तो ये इंटरेस्ट आपका कब ड्यू होगा, ये इंटरेस्ट आपका ड्यू होगा 30 जून को, ठीक है, 30 जून 2024 को, जो कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की डेट है। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या बन गया, अभी तक ड्यू नहीं हुआ है लेकिन अर्न हो चुका है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। तो दोनों ही टाइप ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो आपके बैलेंस शीट में शो किए जाएंगे करंट लायबिलिटीज़ में, अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। तो अभी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, जब इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और जब आप उसको पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। तो ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसके लिए जर्नल एंट्री रहेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, इंटरेस्ट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।